नमस्कार, मैं हूं श्रेया आर्या और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मेरे साथ हैं सौरभ और हम दोनों आपके लिए आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। तो आज स्पोर्ट्स जगत में जो सबसे बड़ी खबर है वो यही कि बुधवार की शाम को जो बीसीसीआई में 38 मिनट का पूरा भूचाल मचा था सौरव गांगुली के इस्तीफे को लेकर। सौरव गांगुली ने एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट से सभी को यही लग रहा था कि अब सौरव गांगुली ने बीसीसीआई की अध्यक्ष की पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसके बाद बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शॉ सामने आते हैं, एएनआई को अपने बयान देते हैं, तमाम वेबसाइट्स और मीडिया हाउस को उन्होंने बताया कि फिलहाल के लिए सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष की पद से कोई इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। जी हाँ श्रेया, आपने बिल्कुल सही कहा। जब एक बार जब उन्होंने ट्वीट किया था तो पूरे बीसीसीआई के अंदर या पूरे भारतीय क्रिकेट के अंदर या साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस को भी काफी चिंता हो गई थी, क्योंकि जो सौरव गांगुली है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। जिस तरीके उन्होंने ट्वीट किया था कि अब वो अपनी नई जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जहां उन्हें फिर से एक बार भारतीय क्रिकेट की सपोर्ट की जरूरत है, जहां वो अपनी नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। ऐसे में सभी ने अटकली लगानी शुरू कर दी थी, क्या बीसीसीआई अब सौरव गांगुली जो है बीसीसीआई का पद जो उसे छोड़ देंगे उसको। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब जैसे उन्होंने ट्वीट किया था कि अब मैं नई एक जर्नी स्टार्ट करूंगा, जहां पर उम्मीदें ऐसी भी लोगों ने अटकलें शुरू कर दी थी कि अब सौरव गांगुली जो एक कोच के पद पर जो है नजर आएंगे। साथ साथ या ये भी हो सकता है कि वो बीसीसीआई पद को छोड़ के हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को अपनी ज्वाइन कर ले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या वो कोच की तरह भारतीय टीम में नजर आएंगे, क्या पॉलिटिकल पार्टी की तरह नजर आएंगे, खुद सौरव गांगुली ने उसके बाद सामने आकर कहा कि वो एक एजुकेशनल ऐप की बात कर रहे थे, जिसका फिलहाल तो किसी स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। वो एजुकेशनल ऐप पे वो सभी जहां पे वो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ सकते हैं। और वो खुद भी हैरान थे कि इस ट्वीट का इतना अलग मतलब कैसे निकाला जा सकता है। तो सौरव गांगुली ने भी खुद आकर सफाई दी है, उससे पहले जय शॉ ने भी सफाई दे दी थी। और सौरव गांगुली ने जो यहाँ पे बात लिखी थी, उन्होंने लिखा भी कुछ इसी लहजे में था। और उन्होंने लिखा था कि 1992 से मेरी क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई, 2022 में इसके 30 साल पूरे हो गए। क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया, इसमें सबसे अहम बात यह है कि लोगों का उन्हें समर्थन प्राप्त हुआ। मैं हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने इस सफर में मेरा साथ दिया और आज मुझे यहां पर पहुंचने में मदद की। मैं अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा हूं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मुझे इसी तरह का सपोर्ट और समर्थन आपका हमेशा मिलता रहेगा। तो जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया था सौरभ, इस तरह की चीजें, इस तरह के शब्द उसी समय प्रयोग किए जाते हैं, या फिर ज्यादातर ऐसा ही देखने को मिलता है कि जब कोई बड़े पद पर मौजूद व्यक्ति अपने पद को छोड़ता है, एक लंबे अरसे के बाद वो वहां से हटता है, तभी ऐसी चीजें निकल कर आती हैं। और लोगों ने भी इसीलिए ऐसा समझा कि सौरव गांगुली अब अध्यक्ष पद को छोड़कर शायद किसी और अध्याय में, अपने जीवन के किसी और अध्याय में अब प्रवेश करने जा रहे हैं। तो चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर दीपक चहर और जया भारद्वाज की शादी हो गई है दोनों। और देखा हमने, ये भी था, सभी को पता था कि दीपक चहर ने एक आईपीएल मैच के दौरान उन्हें प्रपोज किया था और फाइनली दोनों जाकर अब अंत में एक दूसरे के हो गए हैं। उन्होंने एक दूसरे से शादी रचा ली है। और मैं एक बात यहां पर कहना चाहूंगा, जिस तरह से पूरी शादी के दौरान दीपक चहर नाच रहे थे, वो घोड़ी पर सवार थे, देखकर लग रहा है फिट है और जल्दी वापसी हो सकती है उनकी टीम में। जी हाँ, और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि दीपक चहर का जो गेंदबाजी में जिस तरीके उनकी लय नजर आती है। हालांकि अभी वो अपने फैमिली फंक्शन में बिजी है, उनकी शादी अभी कल ही हुई है, तो इस तरीके से बहुत जल्द भारतीय क्रिकेट फैंस को इंतजार होगा, क्योंकि जिस तरीके वो फिट, जैसे अभी श्रेय ने बताया कि वो घोड़ी पर बैठे हुए नाचते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी बारात का खुद से पूरा एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि वो बहुत जल्द फिट होने के उससे बहुत जल्द वापसी करेंगे, इंडियन टीम में आके फ्रंटलाइन बॉलर के तौर पर एक बार फिर से उभर के सामने आएंगे। बिल्कुल, आगरा के जेपी पैलेस में जया और दीपक की यहाँ पर शादी पूरी हुई है। और हम यही चाहेंगे कि जिस तरह से दीपक इस समय उछल रहे थे, नाच रहे थे अपनी शादी के दौरान, उसी तरह से अपनी गेंदों पर जल्द से मैदान पर वापसी करके बल्लेबाजों को नचाएं। और जिस तरह के दीपक चहर हमने पिछले कुछ समय में देखे हैं, भारतीय टीम के लिए हो या फिर आईपीएल में अपनी फ्रेंचाइजी के लिए हो, वैसा ही एक बार फिर से दीपक चहर हमें मैदान पर देखने को मिले। तो बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये निकल कर आ रही है कि जो भारतीय टीम के पूर्व कोच हैं, उन्होंने कहा है कि हमें T20 सीरीज की बजाय अब आईपीएल जैसी फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने एक बड़ा बयान इसको लेकर यह दिया है कि मैं बतौर कोच भारतीय टीम के साथ बहुत सी T20 सीरीज में जुड़ा रहा हूं, लेकिन मुझे कोई भी T20 सीरीज अब याद नहीं आती है। इसीलिए बेहतर है कि T20 सीरीज की बजाय हम आईपीएल जैसी फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट की तरफ जाएं और उन्हें ज्यादा सपोर्ट करें। जी हाँ श्रेय, कहीं ना कहीं उनका कहने का ये सेंस ये भी हो सकता है कि जैसे वर्ल्ड कप, जो T20 वर्ल्ड कप की बात की, वो एक बड़ा टूर्नामेंट होता है, वो एक हिस्ट्री में लिखा जाता है। हालांकि सारे मैचेस जो है
हिस्ट्री में नोट होते हैं, लेकिन वो ये जो यादगार पल जो बनते हैं, वर्ल्ड कप एक बड़ा टूर्नामेंट होता है, उसमें यादगार पल बनते हैं, 2 साल में एक बार किया जाता है। तो वहीं आईपीएल जो है साल में एक बार होता है। बायलैटरल सीरीज तो देखिए आपको साल में कितनी देखने को मिलती है। हो सकता है उन्होंने इस तरीके से ये बात को कहा हो कि बतौर कोच उनको खुद भी, जब वो भारतीय टीम के कोच रहे हैं, उन्होंने ये साफ कहा कि मैं 7 साल का मेरा कोचिंग का करियर रहा है। उस दौरान मेरे को अभी भी ये याद नहीं होगा कि मैंने कितनी भारतीय टीम के अपने कोच पद के दौरान जो है भारतीय टीम ने कोई भी T20 सीरीज खेली हो। मुझे सिर्फ याद है, सिर्फ वो वर्ल्ड कप याद है कि भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप खेला है। और आईपीएल को कहते हुए उन्होंने ये कहा कि आईपीएल जो है आईपीएल की विंडो और साथ साथ आईपीएल के मैचों की संख्या जो उसको बढ़ा दिया जाना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं काफी युवा खिलाड़ियों को जो है उससे, क्योंकि आईपीएल में हमने बहुत बार देखा है कि अपनी प्रतिभा को दिखाने का यंग टैलेंट को काफी अच्छा मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, आईपीएल को बढ़ा देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार का भी अगर आईपीएल देखें तो लगभग 2 महीने से ज्यादा गया है। कहीं ना कहीं एक वक्त के बाद फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट वो उबाऊ सा हो जाता है, ये चीजें आ जाती हैं फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट के बाद। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो आईपीएल और इंटरनेशनल जो मैचों का लेवल वो हमेशा से ही अलग रहता है। इंटरनेशनल मैच हमेशा ऊपर होते हैं क्योंकि हर वो खिलाड़ी जो इंटरनेशनल मैचेस में है उनका स्तर आईपीएल से ऊपर ही होता है। तो एक बात तो ये है, और दूसरी ये कि आकाश चोपड़ा ने भी उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमें साल में एक की बजाय अब 2-2 आईपीएल देखने को मिले। तो अब देखना यही है कि T20 सीरीज में क्या उसे कंटिन्यू किया जाता है। फिलहाल तो ये 2 दिग्गजों के राय हैं, 2 पूर्व खिलाड़ियों के राय हैं, एक भारतीय कोच, एक पूर्व खिलाड़ी आकाश चोपड़ा, उनके राय हैं। हमें देखना है कि अब T20 को लेकर जो तमाम जो बोर्ड है क्रिकेट की, खुद आईसीसी है, वो क्या निर्णय लेती है। फिलहाल के लिए तो एक महज राय ही है। तो आगे बढ़ते हैं और अगर अगली खबर की तरफ बढ़ें तो ऑस्ट्रेलिया के जो मुख्य कोच हैं एंड्रू मैकडोनाल्ड, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और जिसके कारण जो 7 जून से ऑस्ट्रेलिया की सीरीज शुरू हो रही है श्रीलंका के साथ, ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका के दौरे पर जाना है, उस दौरे में फिलहाल के लिए शामिल नहीं हो पाएंगे। 1 हफ्ते के लिए उन्हें क्वारंटीन रहना पड़ेगा, जिसके बाद वो अपने दल के साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ श्रेय, और साथ साथ दर्शकों को ये बता दें कि एंड्रू मैकडोनाल्ड जब से ऑस्ट्रेलिया के कोच बने, उनका ये पहला असाइनमेंट है जब वो ऑस्ट्रेलिया के साथ किसी दौरे पर जा रहे हैं एज अ कोच, एज अ हेड कोच के तौर पर। हालांकि अब वो कोविड पॉजिटिव आने के चलते जो है इसमें एक उनको ब्रेक मिला है, जहां वो 7 दिन के लिए, हफ्ते भर का जो उनका पूरा क्वारंटीन का सेशन चलने वाला है। उसके बाद उम्मीद है कि वो बहुत जल्द जो है ऑस्ट्रेलिया टीम को एक बार फिर से वहां पर जाकर के ज्वाइन करेंगे। हालांकि अब आपको ये बताएं कि टीम के साथ जो न्यूजीलैंड के दिग्गज स्पिनर डैनियल विटोरी जो है बतौर असिस्टेंट कोच जो है जुड़ गए हैं, तो एक उसका भी फायदा जो है ऑस्ट्रेलिया टीम को देखने वाला है। बिल्कुल असिस्टेंट कोच के तौर पर देखना होगा विटोरी कितनी मदद दे सकते हैं। लेकिन जहां पर अगली खबर जो ये है वो उमरान मलिक से निकल कर आ रही है। उमरान मलिक कितनी मदद दे सकते हैं भारतीय गेंदबाजी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ, क्योंकि जो टिम्बा बवुमा है साउथ अफ्रीका के जो कप्तान है, उन्होंने कहा है कि हम तो आदी हैं 150 किलोमीटर की रफ्तार को खेलने के। ऐसे में उमरान मलिक को लेकर हमारे पास ऐसा कोई हमारे खेमे में हाय तौबा नहीं मचा हुआ है। हमारी टीम शुरुआत से ही इसको लेकर आदी है। लेकिन कहीं ना कहीं सौरभ, हमने देखा है कि उमरान मलिक को जिसने तैयार किया है वो खुद डेल स्टेन है। जी हाँ, बिल्कुल श्रेय, आपने सही बात बोली। लेकिन यहाँ पे मैं टिम्बा बवुमा जो साउथ अफ्रीका के कप्तान है, उनका ये कॉन्फिडेंस है जो वो कह रहे हैं कि हाँ, हालांकि उनकी बात हमने पिछले कई सालों से देखा है कि साउथ अफ्रीका टीम में काफी पेस अटैक आया है, बल्कि भारतीय टीम में देखें उसके अगर कंपेयर करें तो भारतीय टीम में इतना पेस अटैक देखने को नहीं मिला। तो उन्हें वही उम्मीद लग रही है कि भारतीय टीम जो है पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है, कोई पेस तेज तरार गेंदबाज उनमें नजर नहीं आता था। हालांकि जसप्रीत बुमराह जरूर होते हैं, लेकिन एक गेंदबाज के तौर पर ही भारतीय टीम जो है ज्यादातर तौर पर देखी गई है। तो टिम्बा बवुमा ये कॉन्फिडेंस जो है ओवर कॉन्फिडेंस में भी देखने को मिल सकता है इस सीरीज में, क्योंकि उमरान मलिक ने जिस तरीके की गति से काफी उन्होंने 22 विकेटें भी इस सीजन में चटकाई थी। तो हो सकता है कि जो उनका कॉन्फिडेंस है वो बहुत जल्द ओवर कॉन्फिडेंस में भी आकर के बदले, क्योंकि उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है अपने इस बयान में कि हमारे पास भी हथियार हैं। हथियार से मतलब उनका यही है कि हमारे पास भी पक्के पक्के तेज तरार गेंदबाज हैं जो भारतीय बल्लेबाजों को डरा सकते हैं, भारतीय बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को जो है बिखेर सकते हैं। बिल्कुल भारतीय बल्लेबाजों को बिखेर सकते हैं, लेकिन देखना यही होगा कि उमरान मलिक को कब जाकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ कौन से मैच में मौका मिलता है, और जब मौका मिलता है तो वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। क्या वो इस बयानबाजी का जवाब अपने प्रदर्शन से दे पाएंगे या फिर नहीं, ये देखना सबसे अहम होगा। तो बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ। अंतिम खबर भारतीय की
भारतीय हॉकी टीम की तरफ से आ रही है और एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है और एशिया कप को ब्रॉन्ज मेडल के साथ खत्म किया इस बार भारतीय हॉकी टीम ने। आपको बता दें कि भारतीय हॉकी टीम का मुकाबला जापान के साथ था ब्रॉन्ज मेडल के लिए और यहां पर 1-0 से उसने जापान को मात दी है। लेकिन भारतीय फैंस को उम्मीद यही थी कि वो साउथ कोरिया से उनका जो तीसरा मैच था सुपर 4 का, उसमें उनका साउथ कोरिया से मुकाबला हुआ, जहां 4-4 के बराबरी से मैच जो है ड्रॉ में समाप्त हुआ था। भारतीय फैंस उम्मीद कर रहे थे कि इस मैच को भारतीय टीम जीत करके फाइनल में पहुंचे। हालांकि जो टीम इंडिया को टारगेट था वो यही था कि टीम इंडिया को एट एनी कॉस्ट की मैच जो मुकाबला है वो मैच जीतना होगा, तभी जो है वो फाइनल में प्रवेश कर पाएगी। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। साउथ कोरिया से जो मुकाबला है 4-4 में ड्रॉ समाप्त हुआ। इसी के चलते साउथ कोरिया ने जो है फाइनल में प्रवेश किया और साउथ कोरिया का मुकाबला फाइनल में जाके मलेशिया से हुआ। लेकिन भारतीय टीम को जो है ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ाई करनी थी जापान से, लेकिन उसमें जो है भारतीय टीम ने बाजी मार ली और 1-0 से ये मुकाबला जीत लिया। बिल्कुल, भारतीय टीम ने बाजी मारी और देखना यही होगा कि पिछले कुछ वक्त से ओलंपिक से और उससे पहले से भी भारतीय टीम में अच्छा दौर चल रहा है। भारतीय टीम देश के लिए, भारतीय हॉकी टीम देश के लिए मेडल लगातार ला रही है और देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से और ज़्यादा मेडल भारतीय हॉकी टीम में मिलते हैं। फिर से एक बार देश में हॉकी जो है वो उस स्तर पर पहुंचती है जिसके लिए जानी जाती थी कभी मेजर ध्यानचंद के वक्त में। तो फिलहाल के लिए आज के मॉर्निंग अपडेट्स में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर दें।